आज का जो शेयर एनालिसिस है वो है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TRIN से भी जानते हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट है Q4 का वो आ गया है मंडे 8 अप्रैल 24 को आ गया है। मार्च 24 का रिजल्ट है, यानी एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड का भी ये रिजल्ट है, यानी ईयरली रिजल्ट भी आ गया है और क्वार्टरली रिजल्ट Q4 रिजल्ट भी यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिर सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है इसमें। एक बार न्यूज़ देखें तो 3 दिन पहले रॉयटर्स ने बताया है कि ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन Q4 प्रॉफिट सर्ज। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट सर्ज हुआ है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। 4 दिन पहले रॉयटर्स ने फिर से यही बताया है कि ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया मार्च क्वार्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट राइजेस। ठीक है, इसका प्रॉफिट राइज हुआ है। फैब 26 में इंडिया ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स राइजेस आफ्टर ऑर्डर विन, तो कोई ऑर्डर इसने जीता भी है। तो ये कितना प्रॉफिट सर्ज हुआ है एक हिसाब से अगर हम लोग देखें YOY बेसिस पे, तो फिर यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे और नीचे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिल नाम से आपको दिख रहा है, प्राइस 545, मार्केट कैप 7828 और P 175.9 काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स में YOY बेसिस पे कितना इंक्रीज किया है तो 17% किया है। EBIDT कितना है तो 120% से इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 343% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज किया है और EPS भी इसका 312% से इंक्रीज किया है। तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट यहाँ पे आया है। बट ये अच्छा रिजल्ट आने से ही क्या अपने को यहाँ पे परचेज कर लेना चाहिए, बाई कर लेना चाहिए अंधाधुंध? तो बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ पे अपना जो भी एनालिसिस करते हैं 3 पैरामीटर्स पे, वो एनालिसिस यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो पहला टेक्निकल करेंगे, फिर फंडामेंटल में जाएंगे और उसके बाद हम लोग FII DI डेटा क्या कर रही है वो भी एक बार देख लेंगे और एक करेक्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की वेट करेंगे। जब हम लोगों को वो करेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जिन्होंने यहाँ पे बाई करके रखा है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मार्केट को सरप्राइज कुछ नहीं किया है। मतलब कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू जो है, यहाँ पे मार्केट को सरप्राइज किया कि नहीं किया, वो एनालिसिस नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको वो स्क्रीनर पे दिखा दिया था। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो इसका प्रॉफिट सर्ज देखिए कितना ये बढ़ चुका है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कब से मैं बात करूँ बताइए आप। तो मैं अब बात करता हूँ। चलिए ये मार्च अप्रैल का बात किया जाए तो अप्रैल में देखिए 58 के रुपीज़ पे भाव था, 58 के रुपीज़ में था। और अप्रैल ये 23 की बात है और अभी कितना चल रहा है, ये अप्रैल ही चल रहा है। तो यहाँ तक ओ नो, मतलब 814.53% का इसने रिटर्न दे दिया। 800% का रिटर्न देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऐसे ऐसे आपने इन सब को कैच कर लिया, इन सब के मूव को कैच कर लिया, तो कहना ही क्या। और हो सकता है वो सब कैच किया भी जा सकता है। तो अभी अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हैं, इसको देखते हैं, तो फिर अभी ये करेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है बाई करने का, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मानना है कि ये कम से कम अपने 10 मंथली EMA के आसपास अगर आके ये ट्रेड करे तो ऑफकोर्स वहाँ पे ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। अभी ये कितना बढ़ेगा कितना घटेगा अभी अभी नहीं पता है। बट अगर ये इस लेवल पे आता है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज वैसे ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, तो अगर मूविंग एवरेज को ये टच करता है फिर वहाँ से बाउंस बैक करके ग्रीन कैंडल देता है, ऑफकोर्स वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट मंथली टाइम फ्रेम पे बन सकता है। चलिए अब चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनते हैं। मैं जिस स्ट्रेटजी पे फॉलो करता हूँ, यूज़ करता हूँ, उस पे ये हुआ है, क्योंकि मैं जब भी किसी भी ट्रेड को अगर मुझे लेना होगा तो फिर मैं तीनों पैरामीटर को चेक करता हूँ और कम से कम वो जो प्राइस है वो कम से कम मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा हो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं आपको यहाँ पे क्लू दे ही देता हूँ, समझ लीजिए अगर समझना है तो। तो क्या हो रहा है कि जब जब ये मूविंग एवरेज, ठीक है, 10 या 20 EMA के मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम पे आया है, तब तक ये बाउंस बैक करके ऊपर गया है। यहाँ पे आया था, फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे टच किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया। अभी तो इसका कहना है क्या है। तो क्या वीकली टाइम फ्रेम पे अभी कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? तो नहीं, अभी यहाँ पे नहीं बन रही है। आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये कम से कम अपने 10 EMA या 20
1 ईएमए को टच करके ये ऊपर जाए, जिस तरह से इसने रिजेक्शन कैंडल बनाया था ना, हैमर वाला कैंडल, हथौड़ा वाला कैंडल, उस हिसाब से अगर ये बना के ये ऊपर जाते तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, एक बार अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं क्या बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना था तीनों जब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब तीनों लाइन यानी तीनों मूविंग एवरेज जो कि 10 ईएमए है, 21 ईएमए है और 50 एसएमए है, जब ये तीनों एक में आके ठीक है ज्वाइन होते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे ड्राइंग एक बार इरेज कर देता हूँ फिर, और आपको समझाने की मतलब वो जो आंखों में आपको दिखना चाहिए, ठीक है, वो आप जो आपका आंखें ट्रेन होना चाहिए, मैं वो बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। जब ये तीनों मूविंग एवरेज आपस में आके ज्वाइन हो गए और वहाँ से प्राइस ने जब बाउंस बैक किया ग्रीन कैंडल में, तो ऑफकोर्स वो अच्छा खासा बढ़ा है। ऐसे ही फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी जब ये आके इस हिसाब से कंसोलिडेट थोड़ा किया और बाउंस बैक किया, तब उसके बाद कहना है क्या, उसके बाद ये कितना बढ़ा एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना बड़ा है, तो फिर एक बार इसको हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो 60% का मूव इसने दे दिया, और कितने दिन में दिया, और ये 26 दिन में, 1 महीने के अंदर 60% इसने दिया है, ठीक है। हालांकि ये हर बार नहीं होता है, बट अगर मान लीजिए ऐसे कोई स्टॉक मिल गया तो कहना है क्या। ऐसे ही अगर हम लोग इसके पीछे देखें तो यहाँ पे भी अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें कि कितना ये बढ़ा था, तो फिर यहाँ पे 82% के हिसाब से बढ़ा है। यानी कि जब जब ये तीनों लाइन डेली टाइम फ्रेम पे टच हो रहा है तो अच्छा खासा यहाँ पे मूव देखे जा रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, अभी वेट करना है। तो तीनों टाइम फ्रेम पे अभी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। जब ये आ, अपने लेवल पे आ जाए तब फिर वहाँ पे करना है। अब बात करते हैं उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए तीनों टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस और टारगेट जो है, आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, जिस मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करके ऊपर चल रहा है उससे नीचे आप कम से कम 5% का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और टारगेट क्या होना चाहिए, जब तक वो मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करके चल रहा है तब तक आपको वहाँ पे राइड करते जाना है। बस यही सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको ये अपनाना होगा। अगर ऐसा ट्रेल में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बनता है तो फिर ऑफकोर्स आपको ये ध्यान देना है। तो हमने ये तीनों टाइम फ्रेम पे बात कर लिए, टेक्निकल्स हम लोगों ने देख लिया है। अब एक बार चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, और फंडामेंटल्स पे भी देख लेते हैं। तो ट्री है, मैं ट्री को यहाँ पे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे ओपन करने के बाद इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बनते हुई नजर आ रही है फंडामेंटल के बेस के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड ट्रिल जिसको हम लोग कहते हैं, वो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिर क्या हो रहा है कि इसका जो मार्केट कैप है वो 7,828 का है, करेंट प्राइस 545 का है, हाई लो इसने 545.63 लगाया है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो ऑफकोर्स ये अप ट्रेंड में है, 3 ईयर्स में भी ये अप ट्रेंड में है, 5 ईयर्स में अप ट्रेंड में है, 10 ईयर्स में अप ट्रेंड, और मैक्स में भी अप ट्रेंड में है, यानी अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। अप्रोच में ये है कि कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है जो कि 57.3% CAGR है पिछले 5 सालों में। इसका कॉन्स भर भर के थोड़ा है, तो स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 40 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से, यानी महंगा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 8.27%। पिछले 3 सालों में कंपनी का डेटर्स हाई है, 173 डेज का है डेटर डेज इसका। कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी ज़्यादा दिख रहा है, प्रोमोटर का होल्डिंग भी ठीक है कम है, -5.26% के हिसाब से। तो ऑफकोर्स ये ओवर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये उतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं है, बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पोजिशन के लिए ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख सकता है। पेयर कंपैरिजन में अगर करें तो इसकी रैंकिंग कहीं पे भी नहीं आती है। सेक्टर इसका कैपिटल गुड्स है और इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। नीचे अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग इसको ध्यान दें तो फिर इसका सेल्स दिसंबर 2023 में 369 था, और अभी मार्च 2024 में 513 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38 से 72 जंप किया है ये, तो ठीक है ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21 से 56 ये भी डबल हो चुका है। नेट प्रॉफिट 16 से 42 ये भी डबल से ऊपर है। अगर इसका ईपीएस देखें तो ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। जब भी ईपीएस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है तो फिर वहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए होता है। तो क्यू बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एक बार हम लोग इसका वाई बेसिस पे भी चेक कर लेते हैं। तो 438 से इसका सेल्स जो है 513 बढ़ा है, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 से 72 इंक्रीज, पीबीटी 15 से 56 इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 10 से 42 ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है, और ईपीएस 0.68 से 2.80 ये भी इंक्रीज हुआ है।
प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं अभी चलता हूँ एफआईआई डीआई डेटा क्या कर रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो दिसंबर 2023 में प्रोमोटर 69.65 थे और अभी भी मार्च 2024 में 69.65 ही हैं। एफआईआई 3.48 से 4.45 हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा इन सबको, ठीक है। यानी एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। डीआई 0 से अभी 1.89, डीआई ने भी अपना स्टेक यहाँ पे खरीदा है, जो कि पहले 0 थे और अभी 1.89। तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रही है, जहाँ पे दोनों लोग एफआईआई भी जम के यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और डीआई भी जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो सोच रहे हैं इसमें क्या है। पब्लिक 26.87 से 24% हो गई, यानी पब्लिक यहाँ पे डिक्रीज हुई है। तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है, बशर्ते आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस लेवल पे वो प्राइस आए जिस लेवल पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये था ट्रेल का कंप्लीट एनालिसिस। यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है, इसको आपको डेली वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जब जिस लेवल पे मैंने बताया, मूविंग एवरेज बताया, अगर उस लेवल पे आता है तो फिर आप वहाँ पे इसको बाय करिए। ध्यान रहे मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा-सा आपको भी अपना रिसर्च और एनालिसिस करना चाहिए। और एक बात ये कि कितना भी अच्छा कोई स्टॉक आपको क्यों ना दिखे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना है। एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालना है, अपने रिस्क को यहाँ पे मैनेज करके चलना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।